क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाठक मैथ्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल की। तो इस चैप्टर में कुल मिलाकर हम सर्कल के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ सर्कल से जुड़ी और ढेर सारी हम टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है, त्रिज्य खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। तो इस प्रकार से हम ढेर सारी चीज़ें लेकर के इस चैप्टर में आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वृत्त से, यानी कि सर्कल क्या है, वृत्त को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अगर हम वृत्त की बात करें तो शायद सभी को पता होगा कि एक ऐसी आकृति जो गोलाकार होती है और 2 डायमेंशनल होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। ये वृत्त है। और वृत्त की अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो एक तल में स्थित बिंदुओं का ऐसा समूह जिसे हम बिंदुपथ कहेंगे, यानी एक तल में स्थित बिंदुपथ जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक फिक्स बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होता है, यानी कि निश्चित दूरी पर होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी निश्चित बिंदु है, यहाँ से जो ये बिंदुओं का समूह और बिंदुओं के समूह को मिलाकर के हम बोलते हैं बिंदुपथ। तो जो ये बिंदुपथ है, यानी कि जो बिंदु यहाँ पर इस पर की जितनी भी बिंदुएं होंगी सभी की डिस्टेंस यहाँ अचर होगी, यानी कि बदलेगी नहीं, इस निश्चित बिंदु से बराबर होगी, और इस प्रकार से बने फिगर को हम बोलते हैं वृत्त। तो चलिए अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि, वृत्तखंड, त्रिज्य खंड, स्पर्श रेखा। तो इस प्रकार से हम कई चीज़ों की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम वृत्त के केंद्र की बात करें तो ये आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि मैंने बात की थी जो निश्चित बिंदु होता है, यानी कि यहाँ पर इसके बीच वाले बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। जो यहाँ पर बिंदुपथ है वो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, यानी अचर दूरी पर होता है, तो वो जो हमारी निश्चित बिंदु होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। और इसके साथ अगर हम त्रिज्या की बात करें तो जो ये निश्चित बिंदु होती है उससे बिंदु पथ के किसी भी बिंदु की दूरी, यानी कि निश्चित बिंदु से बिंदु पथ के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा त्रिज्या कहलाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा वृत्त खंड होता है, जो हमारा वृत्त होता है जो बिंदु पथ की सहायता से बनता है, इस बिंदु पथ को हम कहते हैं परिधि। जो हमारा बिंदु पथ होता है इस बिंदु को पथ को हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। तो अब अगर हम त्रिज्या को दूसरी लैंग्वेज में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि केंद्र से लेकर के परिधि तक के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और अलग हम लैंग्वेज से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। तो इस प्रकार से हम त्रिज्या को कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें जीवा की, तो जीवा, अब ये जो वृत्त है इस वृत्त में 2 बिंदुएं अगर हम कहीं भी ले लेते हैं, हमने एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, तो वृत्त की किन्हीं 2 बिंदुओं, वृत्त की परिधि की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। यानी कि इस वृत्त
कि परिधि पर आप कोई भी दो बिंदु लीजिए, उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। और इसे अगर हम दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा होती है। बाद हम बात करते हैं व्यास की। तो अभी हमने क्या बात की कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। अब अगर हम ऐसी बिंदुएं लें जिनको मिलाने के लिए हमें वृत्त के केंद्र से होकर जाना पड़े, तो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये वृत्त पर दो बिंदुएं होंगी, मान लेते हैं इसको हम ए, इसको हमने ले लिया बी। तो अगर वृत्त की परिधि पर स्थित ऐसी दो बिंदुओं जिनको मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो ये बिंदु जो हैं ये वृत्त पर स्थित हैं, और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो व्यास हमारा जीवा भी होता है, पर व्यास एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं, अगर हम व्यास को दूसरी भाषा में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास की खासियत क्या होती है कि अगर कोई जीवा केंद्र से होकर जाती तो व्यास होती है, यानी कि अगर कोई ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है तो व्यास होगी। साथ ही साथ व्यास किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और फिर व्यास और त्रिज्या में संबंध जो होता है वो ये है कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और अब इसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की। तो जब हम वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो जीवा मिलती है, और ये जो जीवा होती है ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देती है। एक भाग ये वाला हो गया छोटा, और ये पूरा बड़ा वाला भाग। तो वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो वृत्त की जीवा द्वारा बांटे गए ऐसे भाग तो अगर हम वृत्तखंड को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, और प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं त्रिज्यखंड की। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, त्रिज्यखंड, त्रिज्या यानी त्रिज्या कह सकते हैं, खंड यानी भाग, यानी कि दो त्रिज्याओं द्वारा, जैसे कि एक त्रिज्या हमारी ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, तो दो त्रिज्याओं द्वारा घेरे गए स्थान को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त में अगर दो त्रिज्याएं हैं तो दोनों त्रिज्याओं के माध्यम से जो स्थान कवर किया जाएगा, जो स्थान घेरा जाएगा, उस स्थान को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा के। इस टॉपिक से स्पष्ट है। अच्छा, बात हम किसकी कर रहे हैं? वृत्त, चैप्टर का नाम वृत्त है, और यहाँ पर टॉपिक है स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ ये स्पष्ट है कि एक वृत्त होगा और एक रेखा होगी, यानी कि एक वृत्त और एक रेखा मिलकर के ही इस टॉपिक को बनाते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा। तो चलिए, अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक रेखा है और एक वृत्त है, तो उनकी कितनी कंडीशन हो सकती हैं? तो जनरली अगर इसे हम समझें तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो मैन हैं या दो पर्सन हैं तो उनके बीच क्या क्या संबंध हो सकते हैं? पहला ये कि वो दोस्त होंगे, दूसरा ये कि वो दुश्मन होंगे, और तीसरी कंडीशन ये होगी कि उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच में केवल तीन ही कंडीशन हो सकती है, यानी कि तीन ही संबंध हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर एक तल में एक वृत्त और एक रेखा है तो उनकी क्या की कंडीशन होगी? या तो वो एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? वह तो एक दूसरे के वो दुश्मन होंगे, यानी कि वो एक दूसरे को काटेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि वो एक दूसरे से एक ही बिंदु पर मिलेंगे, यानी जिनको हम यहाँ पर क्या बोले थे कि वो दोस्त होंगे। यानी तो इस प्रकार से एक तल में अगर एक वृत्त और एक रेखाएं हैं तो उनके बीच में केवल यही तीन रिलेशन हो सकते हैं। इसमें से जो हमारा ये रिलेशन है इसको हम आगे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो ये जो हैं
तो इस रेखा को हम इस वृत्त के अकॉर्डिंग कहते हैं छेदक रेखा। इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा, और या फिर कह दे सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर जो हमारी ये वाली कंडीशन होगी इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो चलिए अगर हम अब स्पर्श रेखा को परिभाषित करें तो बड़े आराम से परिभाषित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक तल में स्थित एक वृत्त को यदि कोई रेखा एक स्थान पर इंटरसेक्ट करती है या स्पर्श करती है या छूती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। एक तल में स्थित किसी वृत्त को यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है, जो कि हमारे इस फिगर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें कि ये स्पर्श रेखा है और ये इस बिंदु वृत्त को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या इस बिंदु पर, अगर इस बिंदु को हम कोई नाम दे दें ए पर, क्या दूसरी कोई रेखा हो सकती है? तो उसे खींच करके हम देख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ खींचने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ से ऐसे खींचने का प्रयास करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली रेखा इस वृत्त को एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, यानी कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए थोड़ा सा और सीधा करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ से खींचते हैं तब भी हम क्या पाएंगे कि यह वृत्त को दो बिंदुओं से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। और इसके बाद अगर हम ऐसे लेते हैं कुछ, तो बिल्कुल दो स्थानों पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि किसी वृत्त की एक बिंदु से हो करके केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के एक बिंदु से, अगर हमने वो बिंदु यहाँ पर लिया तो यहाँ से केवल हम एक ही स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच सकते हैं। अगर हम दूसरी खींचने का प्रयास करेंगे तो या तो इधर से तिरछा करेंगे तो इधर इंटरसेक्ट करेगी, अगर इधर से तिरछा करेंगे तो इधर इंटरसेक्ट करेगी, या फिर अगर हम उसी पर खींच देंगे तो फिर अगर उसी पर रेखा हमने खींच दी तो वही रेखा कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या इस वृत्त में केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो वृत्त बना होता है वो बिंदुओं के समूह से बना होता है, यानी कि बिंदु पथ होते हैं, ढेर सारी बिंदुएं होती हैं। तो इस वृत्त में जितनी बिंदुएं होंगी उतने बिंदुओं से एक अलग अलग रेखाएं खींच सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त में अनेक यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए अब और आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया वृत्त, ये रेखा हो गई, ये इसे दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से छेदक रेखा कहलाती है। अब अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ इस रेखाखंड की हम बात करें तो यह रेखाखंड हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा, क्योंकि यह वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिला रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे? वृत्त की जीवा बोलते हैं। अगर हम इन बिंदुओं को पास पास लाते हैं, अगर हम प्रयास करते हैं कि ये बिंदुएं आपस में नज़दीक आए, तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ आएगी तो ये वाली यहाँ आएगी, यानी कि फिर कुछ ऐसे लाइन को खींचेंगे, और पास करेंगे यहाँ आएगी यानी कि ऐसे खींचेंगे। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब दोनों बिंदुएं आपस में संगत हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, तो वहीं पर जो ये रेखा होगी, तो जैसे जैसे इसको हम पास लाएंगे तो ये रेखा खिसकती जाएगी इधर, और जब ये दोनों बिंदुएं आपस में संगत हो जाती हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर आ जाती हैं दोनों बिंदुएं, तो रेखा कहाँ चली जाएगी? तो रेखा आपकी यहाँ चली आएगी। तो इस प्रकार से एक ऐसी छेदक रेखा जिसके द्वारा बनी जीवा किस बिंदुओं को अगर हम संगत कर दें, एक वृत्त की छेदक रेखा द्वारा बनी जीवा के दोनों बिंदुओं को हम क्या कर दें? संगत कर दें, पास कर दें, एक ही बिंदु पर कर दें। इन दोनों को हम यहाँ ला करके एक ही बिंदु पर कर देते हैं, तो फिर जो रेखा प्राप्त होगी हमें, वो रेखा भी हमारी स्पर्श रेखा ही कहलाती है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि छूती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलिए अब एक प्रमेय हम पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है, यानी कि लंब होती है।
वृत्त के किसी बिंदु, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पर, से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर आने वाली रेखाखंड, अच्छा वृत्त के केंद्र से होकर आने वाली रेखाखंड यानी कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या पर ये रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। ऐसा क्यों होती है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज इस वृत्त के केंद्र को हमने O माना और यहाँ पर जो बिंदु मिल रही है उसको हमने P माना, और एक बिंदु हम यहाँ पर कुछ A ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर हमने B ले लिया, यहाँ पर हमने C ले लिया, ऐसे हमने D ले लिया, इस प्रकार से। तब जब हम यहाँ से इसके डिस्टेंस को मापते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हम इस बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जितना दूर जाएंगे लेफ्ट साइड में या फिर जितना दूर जाएंगे राइट साइड में, हमें केंद्र से इस स्पर्श रेखा की दूरी उतनी ही ज़्यादा मिलती है। केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी हमें उतनी ही ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब हम केंद्र से सीधे स्पर्श बिंदु पर आते हैं तो हम क्या पाते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी सबसे कम होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम जनरली किसी भी हाइट को माप रहे हैं, किसी भी वस्तु की हाइट को हम मापना है, तो हम एकदम से अगर फीते को सीधा करेंगे तभी हम कहेंगे कि इसकी हाइट सही है। यानी कि अगर हम फीते को तिरछा करेंगे तो हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। यानी यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमें मेजर करना है, तो अगर हमारा फीता 90 डिग्री पर सीधा खड़ा होगा तो वहाँ पर उसकी हाइट सबसे कम होगी, और जैसे ही हम फीता को तिरछा करेंगे इधर या इधर तिरछा करेंगे तो हाइट क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र से जब हम स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पर दूरी सबसे कम मिलती है। सबसे दूरी कम मिलती कब है, जब ये यहाँ पर लंब होगा, यानी हाइट मापने के लिए हमें लंबवत फीता को खड़ा करना होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और इसके आगे हम बात करेंगे एक और प्रमेय की। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि यदि इस तल पे एक वृत्त है और इसी तल पे एक बिंदु और हो, तो उस बिंदु से होकर के हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर ये तल है तो बिंदु के होने की 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो बिंदु वृत्त के अंदर होगा, या तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, या तो वो बिंदु वृत्त पर ही स्थित होगा। तो इस प्रकार से जब वो बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो इस बिंदु से होकर जब हम रेखा खींचेंगे तो हम पाएंगे कि छेदक रेखा है। अच्छा, इधर से खींच के देख लेते हैं, हम भी तब भी पाते हैं, इधर से खींचने पर तब भी हम पाते हैं कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो वहाँ से हमें छेदक रेखा मिलती है, ना कि स्पर्श रेखा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि बिंदु वृत्त के अंतः क्षेत्र में स्थित है तो वहाँ से हमें कोई स्पर्श रेखा नहीं मिलती है। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, अगर बिंदु बाहर हो। अब यहाँ अगर बिंदु है तो इससे अगर हम खींचते हैं कोई स्पर्श रेखा तो हम बड़ी ही आसानी से खींच सकते हैं। चलिए यहाँ से हमने खींचने का प्रयास किया कि तो अगर हम इधर साइड में जाएंगे तो यहाँ एक स्पर्श रेखा हम आराम से खींच सकते हैं, यानी कि एक हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस बिंदु से हम इधर की ओर खींचते हैं तो यहाँ से भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि अगर वो बिंदु बाह्य भाग में स्थित है तो उस बिंदु से हम वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर वो बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उस बिंदु से हम केवल एक और एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अगर एक तल में एक वृत्त और एक बिंदु है तो अगर बिंदु वृत्त के अंतर क्षेत्र में स्थित है तो उससे हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अगर बिंदु बाह्य क्षेत्र में स्थित है तो उससे हम केवल 2 और 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उससे हम केवल एक और एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद एक प्रमेय की हम और बात करेंगे और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एक अन्य प्रमेय की बात करते हैं। यदि वृत्त के बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमें इस प्रमेय सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखते हैं हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर ये त्रिज्या हुई और त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी।
इसी प्रकार से ये त्रिज्या हुई और ये स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, मतलब कि 90 अंश का कोण बनाएगी। ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है वृत्त की और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और उसके साथ साथ जो ये वाला यानी कि ये जो हमारा रेखाखंड होगा वो रेखाखंड उभयनिष्ठ रेखाखंड है, यानी कि वो दोनों के लिए काम कर रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो अब हम क्या पाते हैं कि जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है और ये उसका कर्ण होगा। तो इस प्रकार से हम RHS एक सर्वांग समता प्रतिबंध होता है, जिनके हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है यानी कि इस त्रिभुज के सभी अंग इस त्रिभुज के सभी अंग के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB, यानी कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा समान होती है। चलिए अब एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त में बहुत सारी, यानी कि बिंदुपथ ही होता है पूरा वृत्त, तो बहुत सारी बिंदुएं होती हैं और प्रत्येक बिंदु से एक वृत्त खींचा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें से फर्स्ट नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने देखा कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक ही बिंदु से प्रतिच्छेद करती है, यानी से होकर जाती है। तो यहाँ पर क्या आपको क्या भरना है, केवल एक बिंदु पर। नेक्स्ट नंबर आपका है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। और थर्ड नंबर में है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे हमारा वृत्त हुआ, ये हमारी क्या हुई है कि स्पर्श रेखा हुई। तो अगर हम इसके समांतर खींचेंगे, अगर हम यहाँ पर खींचने का प्रयास करेंगे तो छेदक रेखा होगी। इसी तरीके से जैसे हम खींचते जाएंगे तब लास्ट में हम क्या पाते हैं कि जो ये लास्ट वाली होगी ये फिर से क्या होगी, हमारी स्पर्श रेखा होगी। तो हम क्या पाते हैं कि किसी वृत्त की केवल दो ही स्पर्श रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि आपस में समांतर हो। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला नंबर होगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो लास्ट नंबर में आपको स्पर्श बिंदु भर लेना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ से केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करना है हमें। तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला रेखा वृत्त है, उसमें से बिंदु P स्पर्श बिंदु हो गया और PQ क्या है, इस रेखा की नाम है। और फिर क्या बोलता है कि उसमें OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो फिर हमें PQ बताना है कि PQ की लेंथ क्या होगी। तो देखते हैं, यहाँ पर अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि जो स्पर्श बिंदु होता है वो त्रिज्या पर लंब, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर 90 कोण बनेगा। इस प्रकार से क्या हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो गया। उसमें से कर्ण आपका दिया है और ये त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है ही, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आधार। तो फिर हमें लंब पता करना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहां पर हमें पता क्या करना है, अगर आधार पता करना हो तब क्या हो जाएगा आपका, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और इस प्रकार से अब हमें आधार अगर पता करना है तो कर्ण का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग माइनस लंब यानी कि 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 144 माइनस 25, घटाने में कितना हो जाएगा आपका 119। तो आधार का वर्ग बराबर ये हुआ, तो जब आधार बराबर निकालेंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, यानी कि आपका डी नंबर आंसर सही आंसर होगा। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो।
तो काफ़ी ईजी है। जैसे कि हमने ये वृत्त लिया है, इस पर एक बिंदु से हमें 2 रेखाएं खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है और एक छेदक रेखा खींचनी है, पर वो समांतर हो तो हम बड़े आराम से ऐसे पर ऐसे खींच सकते हैं। इसके समांतर खींचना है ताकि ये छेदक हो। और 2 समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं ये आप क्लास 8th 9th में सीख चुके हैं कि कैसे उसे खींचेंगे। तो चलिए इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर 10 रहा, उसकी एक एक्सरसाइज, और हम ऐसी और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।